नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा केबीएस पीआरटी से रिलेटेड जो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट पेडागॉजी आपको पता होगा 60 नंबर का प्रश्न केबीएस पीआरटी में पूछा जाता है। उसी से रिलेटेड आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। इससे मैं हमने 6 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं। आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं और इसमें भी हम 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं। आपको पता ही होगा जैसे कि हम पिछले प्रैक्टिस सेट में कवर कर रहे हैं। तो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न जो कि आपके केवीएस पीआरटी में अच्छे नंबर लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपके केबीएस पीआरटी से रिलेटेड लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर पहले पर। और प्रश्न नंबर पहला है कि निम्न में से कौन सी अवस्था क्रोध संवेग के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी अवस्था है जो क्रोध संवेग के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है शैक्षिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी ग्रेड प्रतिस्पर्धा, और ऑप्शन सी है ड्रामा एवं नाटकों में अभिनय, और डी है प्रतिस्पर्धात्मक खेल कूद प्रतियोगिताएं। तो कौन सा है जो क्रोध संवेगों के प्रयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर एक का तो कौन सा विकल्प? तो डी वाला विकल्प, प्रतिस्पर्धात्मक खेल कूद प्रतियोगिता जो है ये आपके जो क्रोध संवेग के लिए प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। जैसे देखते हैं ना कि आपकी कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो जब उसमें कुछ अलग ही करता है तो उसमें काफ़ी एक अलग ही क्रोध का संवेग उत्पन्न होता है। जैसे कोई विकेट ले लिया तो उसके प्रति काफ़ी अच्छा उसको क्रोध जैसा संवेग उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ खेल वाला जो प्रतिस्पर्धा होता है ना, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्रोध संवेग के प्रयोग के लिए। प्रश्न नंबर दूसरा है कि बालकों के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए उसके मुख्य आकर्षक द्वारा, बी है उससे अंतर्निरीक्षित द्वारा, और सी है मनोहारिक परिवर्तनों द्वारा, और डी है उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा। दूसरा का कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा जो है बालकों के संवेगों अनुभवों का विश्लेषण किया जाता है। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि वह संवेग जो शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है, तो कौन सा संवेग होता है जो बालकों में, या तो आप पहला भी संवेग उसको कह सकते हैं। तो कौन सा संवेग होता है जो बालक का पहला होता है? वह है उत्तेजना नामक संवेग जो होता है ना, वो पहला संवेग माना जाता है मनोविज्ञान में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर चौथा है कि वह अवस्था है जिसमें एक किशोर बालक बालिका प्रौढ़ के समान लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी उम्र है जो एक बालक बालिका जो है प्रौढ़ के समान लंबाई प्राप्त कर लेते हैं? प्रश्न नंबर चौथा का ऑप्शन देखिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए बालक और बालिका प्रौढ़ के समान लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी अवस्था होती है? तो लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष, जो यही विकल्प जो है सही माना है। तो हमने इसी के साथ जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो है किशोर के लिए प्रौढ़ के समान लंबाई जो प्राप्त कर लेते हैं, तो ये सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आप इसी पर जाइएगा, अगर आपको कहीं भी विकल्प मिले तो आगे चलते हैं। और कोई भी विकल्प जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है सेम कैटेगरी का, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि बालकों में जो रुचियों संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, वे निम्न में से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है जो रुचियों से रिलेटेड व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है? प्रश्न नंबर 5 का तो किससे रिलेटेड है? तो वो आनुभाविक पृष्ठभूमि से, वो किस क्षेत्र से आते हैं? रुचियों से रिलेटेड तो उसके क्षेत्र से, यानी कि वो किस आनुभाविक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होते हैं या आते हैं, वो आपको प्रदर्शित करता है। उसी का ही वो परिणाम भी आप कह सकते हैं।
प्रश्न नंबर 6वां है कि प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था का आधार है। कौन सा आधार है? ऑप्शन है बालक अपनी माता के प्रति प्यार, बी है बालक को अपने भाई या बहन के प्रति प्यार, सी है बालक का स्वयं के प्रति प्यार और डी है बालक का अन्य बालकों के प्रति लगाव। तो प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था क्या होती है? तो वो होती है जब आप छोटे में पढ़े होंगे ना, तो नार्सिज्म में आपको पढ़ाया गया होगा साइको में। तो साइको में हम उसको नार्सिज्म को क्या कहते हैं? वो स्वयं से प्रति प्यार करता है, उसी को हम प्रथम अवस्था कहते हैं प्रेम का। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां है कि एक छोटा बालक एकांत स्थान में डरने लगता है। इसका कारण यह है कि ऑप्शन है बालक में समुदाय की भावना जन्मजात पाई जाती है, ऑप्शन बी है बालक में जन्मजात भय संवेग पाया जाता है, ऑप्शन सी है बालक में अनुबंधन पाया जाता है और ऑप्शन डी है बालक में सहायता की बुनियादी अवस्था उपस्थित रहती है। प्रश्न नंबर 7 काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये अगर हम बात करें तो एकांत में डरने लगता है, तो बालक में अगर हम बात करें तो बालक में अनुबंधन पाया जाता है। एक प्रकार का उनमें ये अनुबंधन हो जाता है, जैसे किसी चीज़ में अब कुत्ते को उसके भोजन घंटे से अनुबंधन हो गया था, तो उसी तरह उस बालक का एक अनुबंधन हो जाता है एकांत क्षेत्र में। अगर वो रहता है तो उसको डर सा लगने लगता है। ये एक तरह का उसका अनुबंधन है कि भाई उस क्षेत्र में अंधेरा है तो उसको मुझको डर लगता है, मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ तो मुझे डर लगता है। ये एक तरह का उसमें अनुबंधन बन गया है उसके जो है मस्तिष्क में। तो इसी वाले विकल्प के साथ आप जाइएगा। प्रश्न नंबर 8वां है कि एक बालक में भय संवेग के उत्पन्न होने का स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भय संवेग उत्पन्न होने का स्वाभाविक उद्दीपक क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और भय उत्पन्न होने का स्वाभाविक उद्दीपक वो है अंधकार युक्त स्थान कर दीजिए, उसके अंदर उसके प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में से किसके द्वारा प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो किसके द्वारा प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? किसके द्वारा? ऑप्शन ए नियमित रूप से कक्षा शिक्षक के द्वारा, ऑप्शन बी विशेष व्यायाम शिक्षक के द्वारा, ऑप्शन सी विद्यालय के नर्स के द्वारा, ऑप्शन डी कक्षा शिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग के द्वारा। तो किसके विकल्प के साथ जाएंगे? तो वो हमारा विकल्प जो है चौथा विकल्प सही हो जाएगा, कक्षा शिक्षक और व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग के द्वारा। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं या जाने जाते हैं, तो डी वाले ही विकल्प के साथ आप जाइएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि संवेग से हमारा तात्पर्य निम्न में से किससे है? संवेग से हमारा तात्पर्य निम्न में से किससे है? ऑप्शन है बालक की विशेष दशा में दिए गए उत्तर से, ऑप्शन बी बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया से, ऑप्शन सी बालक की उद्दीपक अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया व्यक्त करने से, और डी बालक के असंगठित व्यवहार से। तो संवेग से हमारा तात्पर्य क्या हो सकता है? जो संवेग को प्रदर्शित कर रहा होगा इसमें से वही आपको बताना है। तो वो जब संवेग उद्दीपक की अवस्था में जब कोई उद्दीपक के प्रति वो अपना अनुक्रिया प्रदर्शित करता है तो उससे आप संवेग को समझ सकते हैं उसके प्रति। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 है कि बालक की अवस्था जिसमें उसका खेल कूद संबंधी रुचि के प्रति अधिकतम विकास होता है, किस अवस्था में जो होता है उसका ये खेल के प्रति रुचि का विकास जो होता है वो किस अवस्था में होता है? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है। ऑप्शन ए है प्राथमिक बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, सी प्रारंभिक किशोरावस्था, अंतिम किशोरावस्था। खेल कूद संबंधी रुचियों के प्रति अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो पूर्व किशोरावस्था में जो है इस पर सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है खेल कूद संबंधी रुचियों के प्रति। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 भय संवेग तथा क्रोध में निकटतम संबंध है, इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या निम्न में से किसके द्वारा
की जा सकती है। ऑप्शन है दोनों के अंतर्निहित कारकों के समानता द्वारा, ऑप्शन बी क्रोध से उत्पन्न अनुबंधन द्वारा, और सी दुख की समरूप भावना द्वारा, और डी है दोनों में समरूपता द्वारा। प्रश्न नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, संवेग से ही रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 12 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो दुख की समरूपता भावना के द्वारा जो है इन भय, संवेग और क्रोध में निकटतम संबंध देखने को मिलता है। तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 12 का। प्रश्न नंबर 13 करीब 11 वर्ष की उम्र में बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं? किस क्षेत्र में आपको बताना है। ऑप्शन ए शारीरिक शक्ति के क्षेत्र में, ऑप्शन बी उत्तम मांसपेशियां समन्वय के क्षेत्र में, और सी व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में, और डी बौद्धिक विकास के क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में जो है ये लैंगिक परिवर्तन प्रमुख मुखर होने लगते हैं प्रश्न नंबर 13 का? तो किस क्षेत्र में? तो वो है उत्तम मांसपेशियों समन्वय के क्षेत्र में। बी वाला विकल्प जो है 13 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14, और प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि एक बालक के व्यवहार पर निम्न में से कौन सा व्यवहार न्यूनतम प्रभाव डालता है? कौन सा व्यवहार है जो न्यूनतम प्रभाव डालता है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है वातावरण संबंधी शक्तियाँ, ग्रंथि अनुसंतुलन और शक्तियों की आवश्यकताओं की असंतुष्टि और मूल प्रवृत्ति। तो न्यूनतम प्रभाव डालने की अगर हम बात करें तो वो इसमें से हमारा जो सही होगा डी वाला विकल्प मूल प्रवृत्ति। बाकी वातावरण संबंधी शक्तियाँ भी व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं, ग्रंथि असंतुलन भी, और व्यक्ति की आवश्यकताओं की असंतुष्टि भी। बाकी मूल प्रवृत्तियां सबसे कम प्रभाव डालती हैं। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15, और यह कह रहा है कि शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी व्याख्या निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? किस आधार पर की जा सकती है? प्रश्न नंबर 15 आपको बताना है। ऑप्शन ए है शिशुओं के उत्तम भोजन के आधार पर, बी शिशुओं के केंद्रीय स्नायु तंत्रियों के विकास के आधार पर, और डी शिशुओं के विद्यमान अधिकतम ऊर्जा शक्ति के आधार पर, और डी है शिशुओं के मस्तिष्क से निम्नमत विभेदनशीलता के आधार पर। तो किसके आधार पर आप शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी व्याख्या हम किस विकल्प के आधार पर कर सकते हैं? तो बी वाले विकल्प के, शिशुओं के स्नायु तंत्रिकीय विकास के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है वो केंद्रीय स्नायु तंत्रिका जो होती है उसी के आधार पर होती है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न में से वह कथन जो शिशु के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, कौन सा कथन प्रश्न नंबर 16 का सही हो जाएगा? तो वो होता है सामान्यीकरण जो है शिशु के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि बालक के शारीरिक आकार में वृद्धि या निम्नलिखित सभी कारकों से प्रभावित होती है, किंतु वर्तमान शोधन अध्ययनों में ने निम्नलिखित कारकों को अमान्य घोषित किया है। ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक स्तर, बी युद्ध एवं उनमें उत्पन्न विविधताएं, सी मानसिक आयु, और डी है मांसपेशीय सामंजस्य। प्रश्न नंबर 17 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक स्तर का कोई मतलब आधार नहीं माना जाता है, इसीलिए इसको अमान्य घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के संबंध में यह कथन जो वातावरण संबंधी प्रभावों के विषय में सत्य है वो आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए है जन्म होने तक वातावरण का प्रभाव बालक पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी है वातावरण संबंधी कारक गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, और सी है बालक का प्राकृतिक व्यवहार उस समय तक रूपांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि बालक में शिक्षण द्वारा सीखने का विवेक नहीं हो पाता, और डी है जो भी परिवर्तन बालक के आनुवंशिकता में किए जा सकते हैं वे बालक के वंशानुक्रम प्रतिमानों से संबंधित होते हैं।
प्रश्न नंबर 18 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प, यानी कि जो भी परिवर्तन बालक में अनुवांशिकता के में किए जा सकते हैं वे बालक के अनुवांशिकी प्रतिमानों से संबंधित होते हैं। ये बात जो है सत्य है, बाकी तीनों विकल्प असत्य प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि शिशु विकास के संदर्भ में व्यक्तिकता का तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 19 किसके व्यक्तिकता का क्या तात्पर्य है? तो विभिन्न सामाजिक नियमों के मध्य विभेद करना। ऑप्शन बी शिशुओं के क्रियाकलापों की पूर्व क्रियाकलापों से तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना। और सी शिशु द्वारा पारिवारिक नियमों का विरोध करना। और ऑप्शन डी है शिशु में विशिष्ट योग्यताओं का विकास। प्रश्न नंबर 19 का हमारा जो विकल्प सही होगा बी वाला विकल्प, शिशुओं के क्रियाकलापों की पूर्व क्रियाकलापों से तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना, उसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी जो व्यवहार प्रकट होते हैं वह है। पूर्व बाल्यावस्था की ही बात हो रही है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तियात्मक, ऑप्शन बी स्थानीय प्रतिवर्त, सी यादृच्छिकृत क्रियाएं, डी संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। प्रश्न नंबर 20 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा संपूर्ण शरीर से जो क्रियाएं होती है उसी से उसका व्यवहार प्रकट होता है। पूर्व बाल्यावस्था में ध्यान रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था और उस समय आपकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं ना उसी के आधार पर आपके व्यवहार की व्याख्या हो जाती है। प्रश्न नंबर 21 है कि क्या कारण है कि शिक्षण के समय शिक्षक बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर ध्यान देना पसंद करता है। ऑप्शन है बालक के स्वाभाविक विकास गति में न्यूनतम हस्तक्षेप की जानकारी के लिए। ऑप्शन बी कक्षा संबंधी अनुभवों के परिपक्वता दर से समन्वित करने के कक्षीय अनुभव प्रदान करने के लिए। जब एक छात्र किसी अधिगम कौशल के प्रति उपयुक्त अभिवृत्ति प्रकट करे तब तक उसके शिक्षण को टाल देना चाहिए। और डी है कि यदि बौद्धिक एवं शैक्षिक विकास की कुछ मात्रा में हानि भी होती है फिर भी छात्र की सामाजिक तथा शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। प्रश्न नंबर 21 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा कक्षा संबंधी अनुभवों को परिपक्वता दर से समन्वित करके कक्षीय अनुभव प्रदान करने के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान देकर पसंद करता है। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देते हैं। यह किसका कथन है? प्रश्न नंबर 22 किसका कथन है ये आपको बताना है। तो ये हेविंगहास्ट का कथन है। ए वाला विकल्प जो है 22 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? ऑप्शन ए संवेगात्मक रूप से अस्थिरता, बी रुचियों का सीमित होना और डी निरंतर अव्यवस्था का होना। ये तीनों विकल्प जो है पिछड़े बालकों की विशेषता है। मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक की विशेषता की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 24 है कि टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालकों की विशेषता है। टर्मन के अनुसार अब यहाँ पर पूछ दिया गया है विकल्प उत्तम शारीरिक विकास, बी शैक्षिक विकास और सी बौद्धिक विकास और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किस विकल्प के साथ जाएंगे प्रश्न नंबर 24 में? तो टर्मन के अनुसार जो है बुद्धि की बात होती है तो इसीलिए हम बौद्धिक विकास के साथ ही जाएंगे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है? प्रतिभाशाली बालकों की क्या समस्या है? गिरोह में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और व्यक्तियों के चरण की समस्या। ये उपयुक्त डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये सभी जो है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है।
प्रश्न नंबर 26 है कि विशिष्ट बालक का संबंध निम्न में से किसके साथ है। 26 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रतिभाशाली बालक नहीं, विशिष्ट बालक का संबंध निम्न में से किसके साथ है। ऑप्शन है बुद्धि स्तर के साथ, निष्पत्ति स्तर के साथ, सी आर्थिक स्तर के साथ, सामाजिक स्तर के साथ। तो बुद्धिक स्तर के साथ जो है विशिष्ट बालक का संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 26 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि एक शिक्षक के लिए पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है। पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए पिछड़ेपन के कारण की खोज करना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप से उनका ध्यान रखना, और सी पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करना, और डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो डी वाला विकल्प। पहले तो उसके बारे में जानेंगे कि क्यों पिछड़ा है, उसके बाद व्यक्तिगत उस पर ध्यान भी देंगे और पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था भी किया जाएगा। तो सभी विकल्प के साथ जाइएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। प्रतिभाशाली बालक के लिए आप किस शिक्षण विधि का प्रयोग उपयुक्त करेंगे। गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, और डी वाले विकल्प के साथ जाएं। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए ना ये तीनों शिक्षण विधि काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सी एक मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, सी शारीरिक दोष, और डी है मौलिकता। तो विशेषता नहीं बात की है तो डी वाले के साथ जाइए। मौलिकता की बात जो है मंद बुद्धि बालक की विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। सृजनात्मक बालक के अंतर्गत ये आती है, जिसको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि एक उत्तम शिक्षण को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन ए है स्मृति स्तर तक, ऑप्शन बी अवबोधन स्तर तक, और डी सी है चिंतन स्तर तक, और डी है मूल्यांकन स्तर तक। तो किस न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए, किस स्तर तक करना चाहिए आपको बताना है न्यूनतम ढंग से। प्रश्न नंबर 30 का वो हमारा विकल्प होगा अवबोधन स्तर का। तो उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण प्रदान करना चाहिए, तो अवबोधन स्तर का। बी वाला विकल्प जो है 30 का सही हो जाएंगे। तो ये थे हमारे CDP प्रैक्टिस सेट 7वां, और ये भी हमारा समाप्त हो गया है। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्द ही हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।